यहाँ से जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है इसको आप अच्छे से समझिएगा, क्योंकि स्ट्रक्चर और कंपोनेंट ऑफ बेसिक सी प्रोग्राम, अगर आप सी प्रोग्राम कर रहे हैं तो सी प्रोग्राम में बहुत सारा चीज होता है। अब ये सब चीज होता क्यों है और काहे होता है और क्या होता है, ये सब इसी क्वेश्चन में पता चलेगा, तो ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। ये डायरेक्टली स्ट्रक्चर या कंपोनेंट पूरा एक्सप्लेन करने के लिए पूछा जा सकता है, तो आप ये बस 6 कंपोनेंट एक्सप्लेन कर दिए तो काम खत्म, ठीक है। तो इसको कह सकते हैं द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्रामिंग इज डिवाइडेड इनटू 6 पार्ट्स व्हिच मेक्स इट इजी रीड मॉडिफाई डॉक्यूमेंट एंड अंडरस्टैंड इन अ पर्टिकुलर फॉर्मेट। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सी प्रोग्राम को ना हम बेसिक 6 स्ट्रक्चर में बांटते हैं, ताकि हम क्या करें, प्रोग्राम को पढ़ पाए, उसको रीड कर पाए, उसको क्या कर पाए, अगर कुछ चेंजेस करना हो तो चेंज कर पाए। इन सब के लिए क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर फॉर्मेट यानी 6 कंपोनेंट्स में हम सी प्रोग्राम को बांट देते हैं। ये 6 कंपोनेंट्स कौन कौन है अभी हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट है सी प्रोग्राम मस्ट फॉलो द बिलो मेंशन्ड आउटलाइन, यानी इस आउटलाइन यानी इसी फॉर्मेट को फॉलो करके कि सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन, उसके बाद प्री प्रोसेसर सेक्शन, कुछ भी ऐसा नहीं कि मेन फंक्शन को सबसे पहले लिख दिया, डॉक्यूमेंटेशन बाद में लिखिए, आगे पीछे नहीं करना, बस इस ऑर्डर में रखना है, ठीक है। हर सी प्रोग्राम को इसको फॉलो करना कंपलसरी है। नेक्स्ट है डिबगिंग इज इजियर इन एज वेल एज स्ट्रक्चर सी प्रोग्राम। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डिबगिंग कहें तो मतलब बस इतना बात है, कहीं बग आ गया या कोई प्रॉब्लम आ गया कि अगर हम 2 नंबर का सम कर रहे थे और अब पता चल रहा है कि सम होने के बजाय कुछ गार्बेज वैल्यू आ रहा है, या फिर निगेटिव मार्क्स, निगेटिव में नंबर दोनों का सब्ट्रैक्ट होके आ जा रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसको हम सॉल्व भी अगर इस प्रॉपर फॉर्मेट को फॉलो करते हुए हम प्रोग्राम पूरा लिखे हैं तो हम सब कुछ सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बस इसका तारीफ किया जा रहा है ऊपर वाले लाइन पे कि एक फॉर्मेट में होना चाहिए, और जनरली हम लोग 6 स्टेप्स में बांटते हैं एक सी प्रोग्राम के स्ट्रक्चर को। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। तो डॉक्यूमेंटेशन पहला यहाँ पे जो हमारा कंपोनेंट स्टार्ट होता है ना, इसको कहते हैं डॉक्यूमेंटेशन, यानी सबसे पहले जो हम प्रोग्राम लिखते हैं उसके बारे में डॉक्यूमेंटेशन लिखते हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है, दिस सेक्शन कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोग्राम। डिस्क्रिप्शन मतलब हमारा प्रोग्राम क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, ये चीज हम यहाँ पे क्या करते हैं, नॉर्मल लैंग्वेज में लिखते हैं। यहाँ पे कोई सिंटेक्स नहीं फॉलो किया जाता, हम लोग कमेंट्स का यूज करके सबसे ऊपर डॉक्यूमेंटेशन कर देते हैं, यानी डॉक्यूमेंट बना देते हैं कि इस प्रोग्राम को क्यों बनाया गया और किस अप्रोच को फॉलो करके, या फिर क्या लॉजिक इसमें लगाया गया, ठीक है। द नेम ऑफ द प्रोग्राम एंड द क्रिएशन डेट टाइम एंड ऑफ द प्रोग्राम, यानी कि जब प्रोग्राम बनाया गया, किसने प्रोग्राम लिखा, ये सब ऑथर वगैरह का नाम लिख सकते हैं हम लोग ऊपर में। जैसे किताब के पहले क्या लिखते हैं, ऑथर डॉक्यूमेंटेशन लिख देते हैं ना अपना, कि हम अपने तरफ से 1-2 लाइन लिख देते हैं और नीचे अपना सिग्नेचर कर देते हैं, तो वैसा ही कुछ है कि कहानी शुरू होने से पहले कहानी के बारे में 1-2 लाइन लिख देना है। नेक्स्ट है इट इज स्पेसिफाइड एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम इन द फॉर्म ऑफ कमेंट्स। ये डायरेक्टली हम लोग सी प्रोग्राम के फाइल में कुछ लिख नहीं सकते, इसलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, कमेंट्स का यूज करते हैं, ठीक है। कमेंट लगा के इसको करते हैं। कमेंट क्या है ये चीज अभी हम बता देते हैं। इट इज स्पेसिफाइड एट द स्टार्ट ऑफ प्रोग्राम, और यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड। डॉक्यूमेंटेशन को कैसे लिखा जा सकता है, या तो हम सिंगल लाइन, या फिर क्या कहते हैं यहाँ पे अगर एक सिंगल लाइन कमेंट लगाए, बैक क्या कहते हैं फॉरवर्ड स्लैश 2 बार हम अगर लगा दें यहाँ पे ऐसे 1 और 2, उसके बाद हम जो भी लिखेंगे वो सी प्रोग्राम इग्नोर कर देगा, और इसको क्या बोलते हैं, सिंगल लाइन कमेंट। अगर कमेंट आपको पूछ ले तो आप बता सकते हैं कि डबल फॉरवर्ड स्लैश से हम क्या करते हैं, सिंगल लाइन कमेंट बनाते हैं। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं, नेम ऑफ प्रोग्राम, जैसे हम सम करने का प्रोग्राम लिखे हैं तो सबसे पहले क्या लिख देंगे, ऐड ऑफ 2 नंबर्स। प्रोग्राम का नाम लिख सकते हैं, डेट टाइम लिख सकते हैं कि कब हम बनाए हैं, ये सब चीज। अगर आप कभी भी प्रोग्राम बनाएंगे तो आप लोग, हम मैक्सिमम स्टूडेंट्स के बारे में जानते होंगे, ये चीज पहले ऊपर में कमेंट ला के कुछ लोग लिखते होंगे, लेकिन मैक्सिमम लोग नहीं लिखते, डायरेक्टली हैश इंक्लूड और अपना कहानी शुरू कर देते हैं। और अगर हमको पता है कि डॉक्यूमेंटेशन हमारा लंबा हो रहा है, हम इसका कुछ डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखना चाहते हैं, तो मल्टी लाइन कमेंट्स का यूज कर सकते हैं डॉक्यूमेंटेशन के लिए, जहां पे हम लिखेंगे फॉरवर्ड स्लैश, यहाँ पे स्टार स्टार फॉरवर्ड स्लैश। अब इसके बीच में जो कहानी लिखा गया उस कहानी को क्या कहते हैं, कंपाइलर इग्नोर कर देगा, और इसमें हम डिस्क्रिप्शन, नेम ऑफ प्रोग्राम, प्रोग्रामर का नाम कि प्रोग्राम कौन बना रहा है, डेट टाइम etc हम बहुत डिटेल में लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है anything written as comments will be treated as a documentation of program and this will not interface with the given code। यानी कि क्या है, ये सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन का काम करता है, इससे कोई प्रोग्राम के लॉजिक पे असर नहीं पड़ता, ये कंपाइलर इसको पढ़ता भी नहीं कि इसमें क्या लिखा है, ठीक है, वो बस एज इट इज लिखा है और इसको इग्नोर किया जाता है। नेक्स्ट है बेसिकली इट गिव्स एन ओवरव्यू टू द रीडर ऑफ प्रोग्राम। ओवरव्यू मतलब कि क्या कहते हैं कि जो प्रोग्रामिंग लॉजिक को मतलब पूरा नहीं देखते हैं, सिर्फ ऊपर में बस ये नाम देख के पता कर सकते हैं कि हाँ ये प्रोग्राम के अंदर क्या हुआ होगा। और ऊपर में लिखा हुआ कि ऐड ऑफ 2 नंबर्स,
तो हम देख के ये अंदाजा लगा सकते हैं कि उसमें 2 नंबर को इनपुट किया गया होगा और उसके ऐड को डिस्प्ले कर दिया गया होगा। ठीक है, तो ये वाला बात कमेंट्स के थ्रू हम लोग डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, ये चीज क्लियर होगा। नेक्स्ट चलते हैं, अगर कुछ डाउट है तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं, एक बार हम कमेंट चेक कर लेते हैं। प्लीज सी प्रोग्रामिंग। अच्छा, कौन सा क्लास कब होगा ये वेट कीजिए, अपने आप एग्जैक्ट जब टाइम आएगा हो जाएगा। नेक्स्ट है प्री प्रोसेसर सेक्शन। ठीक है, प्री प्रोसेसर सेक्शन क्या होता है? प्री प्रोसेसर सेक्शन में यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो हैश इंक्लूड, studio.h, math.h, string.h, conio.h, यानी अलग अलग जो हेडर फाइल्स इंक्लूड करते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, प्री प्रोसेसर सेक्शन। अब प्री प्रोसेसर सेक्शन, ये हैश इंक्लूड, ये सब होता क्या है, इसके बारे में कुछ लिखा हुआ है तो सुनिएगा ध्यान से। All the header files of the program will be declared in the pre-processor section of the program। तो वहाँ पे जो प्री प्रोसेसिंग मतलब कि जो प्रोग्राम को रन करने से पहले, कंपाइल होने से पहले ही ये काम कर लिया जाता है, इसीलिए इसको प्री प्रोसेसर कहा जाता है। यहाँ पे क्या किया जाता है, हेडर फाइल्स हेल्प्स अस एक्सेस अदर इम्प्रूव्ड कोड इनटू आवर कोड। मतलब कि जो हम लोग printf फंक्शन यूज कर रहे थे वो studio.h यानी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच में था, तो वो कोड हम वहां से कॉपी करके अपने पास लाके उसको लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब वहां से हम कर सकते हैं। A copy of these multiple files is inserted into our programs before the process of compilation। यहाँ पे क्या किया जाता है, वो जो भी कोड है, अगर मान लीजिए studio.h में 25 लाइन ऑफ कोड है, तो ये 1 लाइन जहाँ पे ये लिखा हुआ था हैश इंक्लूड, वहाँ पे ये 25 लाइन ऑफ कोड पेस्ट कर दिया जाएगा और उसके नीचे से जो हमारा कोड होगा वो लिखा जाएगा। ठीक है, जब कंपाइल होगा तो उसके नीचे से कंपाइल होगा और ये भी साथ में कंपाइल होगा। math.h क्या है, math.h को भी हम इंक्लूड कर लेते हैं। अगर कुछ हमको मैथ से रिलेटेड लाइब्रेरी फंक्शंस को यूज करना है तो math.h को हम इंक्लूड करते हैं। अब आप लोग conio.h, screen क्या कहते हैं, एक और था string.h, malloc.h, stdlib.h, बहुत सारा अलग अलग हेडर फाइल लिखे होंगे, तो इसी को क्या कहते हैं, प्री प्रोसेसर सेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट है डेफिनीशन। डेफिनीशन क्या करते हैं, जो हैश डिफाइन हम लोग क्या करते हैं, या फिर टाइप डेफ वगैरह के थ्रू डिफाइन करते हैं ना, तो वो सब हम यहाँ पे डेफिनीशन इसको बोलते हैं। ठीक है, तो प्री प्रोसेसर आर प्रोग्राम्स दैट प्रोसेस द सोर्स कोड बिफोर प्रोसेस। अच्छा हाँ, यहाँ पे क्या है, प्री प्रोसेसरशिप क्या करता है कि हमारा जो एक्चुअल में कोड है वो कहीं से कॉपी करके लाके दे देता है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, उसके बाद ये वाला बात शायद हमको लगा रिपीटेड हो रहा है, यहाँ से उसको छोटा कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हैश डिफाइन सिंबल था ना, ये हमको कॉन्स्टेंट्स बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, कॉन्स्टेंट्स कहें तो कॉन्स्टेंट मतलब क्या हो सकता है, जहां पे भी हम लॉन्ग ये बना दे, मान लीजिए लॉन्ग, हाँ, अगर हम मान लीजिए कुछ भी जहां पे यूज करना चाहते हैं, जैसे हम यहाँ पे नॉर्मल लग जाता है, मान लीजिए 56 कर देते हैं। ठीक है, 565 कर दें, और अगर हम लॉन्ग को जहां पे भी यूज करेंगे वहां पे कंट्रोल जेड कर देते हैं, यही वाला एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे पहले क्या है कि हम लोग लॉन्ग को डिफाइन कर रहे हैं कि लॉन्ग के जगह पे हम ये लिखेंगे लॉन्ग, और उसके बाद डबल पाई लगा दें या फिर कुछ भी सिंबल, मतलब कि जो एग्जैक्ट सी लैंग्वेज में हम लोग कुछ अपना कॉन्स्टेंट्स बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे सबसे बड़ा अच्छा एग्जांपल हो सकता है, हम लोग क्या लिख सकते हैं, हैश डिफाइन, इस चीज को हम टाइप कर देते हैं, पी आई अगर हम लिख दें पाई का वैल्यू, और हम क्या बता दें कि 3.14 इसका जहां पे होगा। ठीक है, तो हमको कहीं पे अगर किसी वेरिएबल में 3.14 असाइन करना हो तो हम डायरेक्टली पी आई लिख दे सकते हैं पाई, और उसका एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, और whenever this name is encountered by the compiler it replaced by the actual piece of defined code। तो यहाँ पे क्या है, जो हम लोग 3.4 डिफाइन किए थे पी वाई के लिए, डिफाइन पी वाई, और पी वाई के लिए वैल्यू क्या दिए थे, सॉरी पी आई, और इसके लिए वैल्यू दिए थे 3.4। आई थिंक ये वाला शायद यहाँ पे कुछ लॉन्ग लॉन्ग कॉपी हो रहा है, 1 रहने दीजिए। अच्छा है, हाँ, तो ये चीज है। ठीक है, हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जहां पे भी ये लॉन्ग कीवर्ड है तो इसको हम यूज नहीं करते हैं, हटा देते हैं। ये सही है, ऑलमोस्ट एक बेसिक एग्जांपल हो सकता है। लॉन्ग वाला कीवर्ड था, इसके थ्रू हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते, हो सकता है उसके लिए प्रोग्राम में कुछ एरर आए तो हम इसको इग्नोर करते हैं। ये वाला एग्जांपल आप लिख सकते हैं कि डिफाइन और पाइप के लिए हम वैल्यू डिफाइन कर देते हैं 3.14। किसी वेरिएबल में हमको पाई का वैल्यू स्टोर करना हो तो हम डायरेक्टली पी आई लिख के स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट है सेक्शन ग्लोबल सेक्शन। ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन मतलब कि जो हम पूरे प्रोग्राम के हर किसी
फंक्शन के थ्रू अंदर एक्सेस करना चाहते हैं जिस वेरिएबल्स को, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोबल वेरिएबल्स। ठीक है, तो ग्लोबल वेरिएबल्स में क्या आता है, द ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन सच कंटेंट्स वेरिएबल, जो कि हम पूरे प्रोग्राम में सेम ही रखने वाले हैं। मान लीजिए हम नम का वैल्यू ना पूरे प्रोग्राम में 18 मान लेते हैं, या फिर हम अगर एक स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं और हम सबसे पहले ऊपर लिख देते हैं n इक्वल टू 50, यानी कि हम डिसाइड कर लेते हैं कि पूरे प्रोग्राम में हमारा 50 स्टूडेंट्स मैनेज किया जाएगा, तो हम पूरे प्रोग्राम के किसी भी फंक्शन के अंदर से उस n वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं, और हमेशा ही उस वैल्यू का, उस फंक्शन का वैल्यू n का 50 रहेगा, और 50 को अनटिल अनलेस के हम उसमें कुछ चेंज कर दें, चेंज कर देंगे तो 50 की जगह पे जो चेंज होगा वो हो जाएगा। बात बस इतना है कि ग्लोबल है, मतलब हर किसी के लिए एक्सेसिबल है। ठीक है, नेक्स्ट है variables and functions which are declared in this scope can be used anywhere in the program, यानी कि जो इस स्कोप में डिक्लेयर किया गया डायरेक्टली फाइल में ग्लोबली, उसको हम प्रोग्राम में कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। ये चौथा हमारे यहाँ पे कंपोनेंट हो गया। इसके बाद दो और कंपोनेंट है। अब यहाँ पे हमारा पांचवा, एक सेकंड चैट चेक कर लें। ओके, पिछले वाला क्या, ग्लोबल वाला कि कौन सा, चैट से बता सकते हैं। उसके बाद मेन फंक्शन बहुत लोगों को पता है कि मेन को क्या हम लोग करते हैं, वॉइड मेन बना देते हैं, इंट मेन बना देते हैं। अब इसके बारे में बात ही यही है कि प्रोग्राम का जो एक्चुअल एग्जीक्यूशन है, यानी प्रोग्राम कहाँ से रन होना, स्टेटमेंट एक एक करके एग्जीक्यूट करता है, वो कहाँ से करता है, मेन फंक्शन के थ्रू ही करता है। ठीक है, अब एवरी सी प्रोग्राम मस्ट हैव अ मेन फंक्शन, हर सी प्रोग्राम में ना एक मेन फंक्शन जरूर होता है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि मेन फंक्शन ना रखे तो सी प्रोग्राम चलेगा ही नहीं, मतलब हमको एक सी प्रोग्राम में एक मेन फंक्शन होना ही चाहिए। ऐसा अगर होता है कि हम मेन फंक्शन ना लिखे तो हमारा प्रोग्राम नहीं चलेगा। ठीक है, अब द मेन फंक्शन ऑफ द प्रोग्राम इज रिटन इन दिस सेक्शन, मेन फंक्शन को क्या कहते हैं, हम लोग 5th सेक्शन में लिखते हैं। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं कि आप 5 नंबर देके मेन लिखिए, बस इस हम लोग क्या करें, सेक्शंस में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, कंपोनेंट्स को। Operations like declaration and execution are performed inside the curly braces of main program, यानी मेन प्रोग्राम के अंदर जो भी हम अपने प्रोग्राम से करवाना चाहते हैं वो सब इसका जो कर्ली ब्रेसेस था, यानी क्या होता है, ये मेन लिखते हैं और इसके बाद ऐसा कर्ली ब्रेसेस ये और ये लगाते हैं, और इसके अंदर हम जो भी चीज लिखते हैं, एक सेकेंड, जो भी चीज हम इसके अंदर लिखते हैं, मान लीजिए प्रिंटफ लिखे या कुछ भी लिखे, वो एग्जीक्यूट एज इट इज कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये चीज क्लियर होना चाहिए, इसको मैं ऐसे ही कर देता हूँ। हाँ, ये जो डॉट 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 आपको दिख रहा है यहाँ पे, जो भी हम कोड लिखेंगे वो डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। ठीक है, द रिटर्न टाइप ऑफ मेन फंक्शन कैन बी इंट एज वेल एज वॉइड टू, यानी कि मेन फंक्शन जो है इसका हम रिटर्न टाइप इंट भी बना सकते हैं, और साथ में अगर हमको मर्जी हो तो वॉइड भी बना सकते हैं, यानी कुछ भी रिटर्न टाइप रख सकते हैं। ठीक है, और इसमें भी हम वैसे ही इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करते हैं जैसे उसमें करते थे। अच्छा, ये void main और int main में डिफरेंस क्या है? void main tells the compiler that program will not return any value, यानी कि void main लिखने का ये मतलब है कि प्रोग्राम के लास्ट में कुछ भी रिटर्न नहीं किया जाएगा, रिटर्न 0 या फिर कुछ भी नहीं लिखा जाएगा। लेकिन अगर int रिटर्न टाइप पहले हम लोग मेन के आगे लिख देते हैं तो ये इसका रिटर्न टाइप है। यहाँ पे हम जो भी लिखते हैं वो क्या करेगा, प्रोग्राम उसको इंटीजर का या फिर कुछ भी वैल्यू को रिटर्न करना होता है। ठीक है, द इंट मेन टेल्स, यहाँ पे कुछ इंटीजर वैल्यू रिटर्न किया जाएगा। यही बात है कि 0 1 कुछ भी रिटर्न कर सकते हैं। आपको जिस भी क्वेश्चन में डाउट हो आप यहाँ पे स्लाइड नंबर नोट कीजिए, यहाँ पे आपको स्लाइड नंबर दिख रहा होगा 9 10 11 12, उस स्लाइड के बारे में आप नंबर मेंशन कर सकते हैं, हम दोबारा से रिपीट कर देंगे। चलिए, अब लास्ट वाला हो गया यहाँ पे डॉक्यूमेंट, ये इसमें आता है ये जो कंपोनेंट्स है, इसमें सबसे पहला क्या था, डॉक्यूमेंटेशन। सबसे पहले हम प्रोग्राम क्या करने वाला है, कौन प्रोग्राम बना रहा है, कब बना रहा है, ये सब चीजें। नेक्स्ट प्री प्रोसेसर, मतलब जो हमको बाहर से कुछ किसी और का कोड अगर रीयूज करना है, जो ऑलरेडी डिफाइंड कोड है लाइब्रेरी में, वो सब हम प्री प्रोसेसर सेक्शन में डाल देते हैं। ठीक है, हैश इंक्लूड सिंबल के बाद। नेक्स्ट है यहाँ पे डेफिनेशन, हम लोग डेफिनेशन प्रोवाइड करते हैं, जो हम लोग क्या करते हैं, कुछ जो हम लोग कॉन्स्टेंट्स बनाना हो, जैसे पाई का वैल्यू अगर कांस्टेंट 3.14 डिसाइड करना है तो वो चीज यहाँ कर सकते हैं। इसके बाद डेफिनेशन के बाद ग्लोबल डिक्लेरेशन, मतलब अगर जो हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं पूरे प्रोग्राम के थ्रू आउट में जो वेरिएबल सेम हो, उसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ग्लोबली डिक्लेयर कर सकते हैं। ये 4th सेक्शन होगा। 5th में क्या आता है, मेन फंक्शन। मेन फंक्शन में क्या होता है कि हम लोग यहाँ से प्रोग्राम का एक्चुअल एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है, इसका रिटर्न टाइप वॉइड हो सकता है या फिर इंट हो सकता है। ठीक है, ये दोनों बातें याद रखना है, बिना मेन फंक्शन के प्रोग्राम नहीं चलेगा, ये बात भी आप लिख सकते हैं। उसके सिवाय आपको ये जो पूरा सेंटेंस है, इसमें कुछ भी आपको लगता है कि आपको ऐड ऑन करना है तो आप अपने हिसाब से ऐड ऑन कर सकते हो।
सर इसको थोड़ा अच्छे से समझाइए, किस चीज के बारे में बोल रहे हैं? हेलो, चलिए दोबारा से आते हैं एग्जाम्पल पे, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पे वॉइड मेन इंट मेन हम कर दिए थे कि मेन फंक्शन का दो एग्जाम्पल जनरल हो सकता है। सब प्रोग्राम लास्ट वाला पॉइंट है यहाँ पे। यूजर डिफाइंड फंक्शन जो हम अपने हिसाब से, मान लीजिए सम नाम का फंक्शन हम अपना डिफाइन करते हैं, तो क्या करते हैं सबसे नीचे डिफाइन करते हैं, द कंट्रोल ऑफ द प्रोग्राम इज शिफ्टेड टू द कॉल्ड फंक्शन व्हेनेवर दे आर कॉल्ड फ्रॉम द मेन फंक्शन आउटसाइड मेन फंक्शन, ठीक है। तो कंट्रोल मेन फंक्शन के बाहर कैसे जाएगा, यानी कि यहाँ पे जो कोड लिखा गया ये कब एग्जीक्यूट होगा, तभी एग्जीक्यूट होगा जब मेन फंक्शन में कहीं पे ये सम फंक्शन को कॉल किया जा रहा होगा, तब इस फंक्शन को एग्जीक्यूट किया जाएगा, ठीक है। जब हम लोग फंक्शंस पढ़ेंगे तो हम लोग कॉल देख लेंगे कैसे कंट्रोल यहाँ से वहां जाता है, और फंक्शन वाला का हम प्रैक्टिकल बता देंगे, ठीक है। जो लास्ट का टॉपिक्स है उन सब में हम प्रैक्टिकल के साथ बताएंगे। नेक्स्ट है दीज आर स्पेसिफाइड एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्रोग्रामर, मतलब ये क्या हो सकता है, ये फंक्शंस वैसे हो सकता है जैसे हम लोग प्रोग्रामर का रिक्वायरमेंट्स हो। अक्षिता वीडियो ऑफ कर सकते हैं। नेक्स्ट 16th नंबर स्लाइड, और इसी के साथ ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद क्या है, ये पूरे का कंक्लूजन है। पहला क्या है, ये जो डॉक्यूमेंटेशन था जिसमें हम लोग क्या करते थे, फाइल नेम हम बता देते हैं कि sum.c हमारा फाइल है, ऑथर कौन है, यू, यानी कि हम अपना नाम लिख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन, फाइंड प्रोग्राम टू सम, यानी सम फाइंड करना है, ये चीज हम डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इट इज द कमेंट सेक्शन एंड इज द पार्ट ऑफ द डिस्क्रिप्शन सेक्शन ऑफ द कोड। ये क्या है, डिस्क्रिप्शन यानी डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन का जो पार्ट है, ये डॉक्यूमेंटेशन के फॉर्म में हम लोग करते हैं, और ये एज हम डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट है हैश इंक्लूड studio.h, ये क्या है, हेडर फाइल है जो हमको एक्चुअल में कोड चाहिए जो ऑलरेडी डिफाइंड है लाइब्रेरी वगैरह में, उसको यूज करने के लिए हम इसको इंक्लूड कर सकते हैं। इसका और भी एग्जांपल हो सकता है कि हम लोग malloc.h, string.h, और भी कुछ कुछ हेडर फाइल्स, string डॉट और क्या था एक, जो हम लोग डायनेमिक मेमोरी के लिए करते थे ना, stdlib या फिर malloc, ये सब चीज इंक्लूड कर सकते हैं। math.h, मैथ से रिलेटेड ऑपरेशंस के लिए। अब यहाँ पे क्या है, हेडर फाइल्स को क्या किया जाता है, इनपुट किया जाता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट के लिए जनरली stdio.h को, यानी std मतलब स्टैंडर्ड, io मतलब इनपुट आउटपुट, ठीक है। ये जनरली इनपुट आउटपुट के लिए इंक्लूड करते हैं हम लोग, और इसलिए ऐसा जरूरी है कि stdio.h हम लोग जनरली लिखते ही हैं। नेक्स्ट है हैश डिफाइन x20, यानी कि x नाम से हम जहां पे भी हमको 20 यूज करना हो तो हम डायरेक्टली x लिख सकते हैं, यानी ये क्या है, वही है कि हम यहाँ पे डेफिनेशन सेक्शन जो बोले थे थर्ड सेक्शन, वो यहाँ पे थर्ड सेक्शन डेफिनेशन सेक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट है सम xy, ये क्या है, हम यहाँ पे ग्लोबल डिक्लेरेशन ही दे रहे हैं, जैसे ये जो सम हम आगे चल कर डिफाइन करें, तो मेन फंक्शन के अंदर अगर हम सम को कॉल कर दें तो वो क्या होगा, एक्सेसिबल नहीं होगा, तो उस केस में हम क्या करते हैं, वहां पे एक प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन इसको बोलते हैं, कि फॉरवर्ड डिक्लेरेशन हम दे देते हैं कि मेन नाम का जो फंक्शन है उसको हम आगे बनाने वाले हैं, अभी हम उसको बनाए नहीं है, ठीक है। सॉरी, ये वाला जो मेन इंट सम है ये हम फॉरवर्ड डिक्लेरेशन या फिर प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन भी इसको बोलते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट स्टार्ट होता है जहां से प्रोग्राम का एक्चुअल एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेन फंक्शन। यहाँ से प्रोग्राम रन होना स्टार्ट होगा, और इसके बाद कर्ली ब्रेसेस के थ्रू, यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस जो यहाँ पे हम लिखे हैं ना, मेन के बाद ये कर्ली ब्रेसेस आता है, इसको कर्ली ब्रेसेस बोलते हैं सिंबल को, जो मिडिल ब्रैकेट है, इसके अंदर जो कोड हम लिखते हैं वो एग्जैक्टली प्रोग्राम यहीं से रन होना स्टार्ट होता है, ठीक है। अब उसके बाद लास्ट में क्या आता है, हम लोग प्रिंटफ, मान लीजिए कुछ कर्ली ब्रेसेस के अंदर कोड लिख दें, तो यहाँ पे प्रिंटफ क्या है, प्रिंटफ एक फंक्शन है जिससे कि कोई मैसेज स्क्रीन पे प्रिंट किया जाता है, ठीक है। तो हम सम को प्रिंट कर रहे थे y, और y का सम प्रिंट करने का ट्राई कर रहे थे। नेक्स्ट है रिटर्न जीरो। रिटर्न जीरो क्या है, ये इंट हम लोग लिखे थे रिटर्न टाइप, इसलिए हम यहाँ पे रिटर्न जीरो लिखते हैं। वी हैव टू गिव इंट एज रिटर्न टाइप, सो वी हैव टू रिटर्न, अच्छा वी हैव टू नहीं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं वी हैव गिवन इंट एज रिटर्न टाइप, यानी हमने पहले दिया है, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं कि हमको इंट देना, वॉइड भी देख सकते हैं। वी हैव गिवन इंट एज रिटर्न टाइप, यानी पहले बताएं कि इसका रिटर्न टाइप क्या है, मेन का इंट, तो इसलिए हमको लास्ट में कुछ जीरो या फिर कुछ इंटीजर वैल्यू रिटर्न करना होगा, ठीक है। तो ये जीरो क्या बताता है, जीरो रिटर्न करना ये चीज को स्टेट करता है, विच स्टेट्स दैट द गिवन प्रोग्राम इज फ्री फ्रॉम द एरर, यानी कि ये प्रोग्राम में कोई एरर नहीं आया और ये एग्जैक्टली एग्जीक्यूट हो गया, यानी लास्ट लाइन तक सही सलामत चला है, इसमें कोई एरर नहीं आया, ठीक है। बस जीरो रिटर्न करना यही चीज बताता है। अब जो लास्ट सेक्शन था हमारा कौन सा था, ये वाला,
सब प्रोग्राम, यानी जहाँ पे हम सब प्रोग्राम्स लिखते हैं अपना रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो डिफाइन करते हैं वो सब चीजें। इसमें क्या है, दिस इज द सब प्रोग्राम सेक्शन, इट इंक्लूड्स द यूजर डिफाइंड फंक्शन दैट आर कॉल्ड मेन फंक्शन। यहाँ पे क्या है, यूजर डिफाइंड फंक्शंस हो सकते हैं जैसे कि मेन फंक्शंस, और भी बहुत सारे हम फंक्शंस जो अपना होगा वो डिफाइन कर सकते हैं। तो ये सब इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे, इसको जनरली हम 6 पॉइंट्स में एक्सप्लेन किए। ये वाला समरी आपके लिए बनाना जरूरी नहीं है, बस हम एज इट इज इसको क्या कहते हैं पूरे को एक बार एक्सप्लेन करना था, इसलिए हम ये टेबल बना दिए। आप ये टेबल ना भी बनाए तो चलेगा, आपको बस ये 6th जो स्लाइड है ना, पहले इसका डेफिनेशन बताना है कि डॉक्यूमेंटेशन, ये 6 सेक्शन में हम लोग डिवाइड करते हैं कंपोनेंट्स को, एक एक को। जो डॉक्यूमेंटेशन पहले है, डॉक्यूमेंटेशन क्या क्यों करते हैं, नेम एज वगैरह, और प्रोग्रामर नेम, डिस्क्रिप्शन, प्रोग्राम क्या कर रहा है, प्रोग्राम का फाइल नेम, ये सब चीजें लिखते हैं। प्री प्रोसेसर मतलब जो हमारा हेडर फाइल्स चाहिए वो सब हम इंक्लूड कर लेते हैं। डिफाइन मतलब जो हम ग्लोबली यूज करने वाले हैं उसको हम यहाँ पे ग्लोबली नहीं, मतलब जिसको हम अपने प्रोग्राम के पूरे फाइल में चाहते हैं कि वो चीज हम उसको एज इट इज कांस्टेंट के तौर पे या फिर कुछ और डिफाइन करना चाहते हैं तो वो सब चीज यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट है ग्लोबल डिक्लेरेशन। ग्लोबल डिक्लेरेशन मतलब जिस वेरिएबल को हम लोग पूरे प्रोग्राम में अपना एक्सेस करना चाहते हैं, ग्लोबल मतलब कि हर किसी के लिए एक्सेसिबल। फिफ्थ है मेन फंक्शन। मेन फंक्शन क्या होता है, हमारा प्रोग्राम का यहाँ पे एक्चुअल एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है, जिसको क्या कहते हैं हम लोग, इसको जनरली रिटर्न टाइप वॉइड देते हैं या मेन देते हैं। बिना मेन फंक्शन के अपना प्रोग्राम नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये मेन फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफाइन करना कंपलसरी है। इसके बाद हम यहाँ पे लास्ट में आते हैं सब प्रोग्राम। सब प्रोग्राम में क्या होता है, वैसे फंक्शंस जिसको हम लोग खुद से डिफाइन करते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। यहाँ पे कहते हैं ना कि एज पर रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्रोग्रामर। तो ये वाला क्वेश्चन खत्म हो गया।